हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इंटेलिजेंसी यानी कि बुद्धि के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। बुद्धि को डिफाइन करने के लिए जो सबसे पहले कोशिश की गई थी वो यूनानी फिलोसफर्स द्वारा की गई थी। उनके सिद्धांत नाम शक्ति मनोविज्ञान था, जिसके अनुसार मनुष्य के मन में अनेक प्रकार की शक्तियाँ होती हैं जो उसे अनेक क्रियाएं करने के योग्य बनाती हैं। यानी कि जो यूनानी दार्शनिक थे उनका सिद्धांत शक्ति मनोविज्ञान के अंतर्गत उन्होंने बताया कि ह्यूमन बीइंग में बहुत सारी पावर या फिर कैपेसिटीज़ होती हैं जो उनको बहुत सारी क्रियाएं करने के लिए के योग्य बनाती हैं। ये फैकल्टीज स्मरण यानी कि हमारी मेमोरी तथा कल्पना यानी कि हमारी इमेजिन करने की कैपेसिटी जो मस्तिष्क के बहुत सारे भागों में स्थित होती है। मस्तिष्क मनोवैज्ञानिकों यानी कि फ्रेनोलॉजिस्ट के अनुसार किसी व्यक्ति की स्कल के उभारों के आधार पर यह बताया जा सकता है कि उसकी कौन सी फैकल्टीज़ अधिक विकसित है, यानी कि उसकी कौन सी शक्तियाँ अधिक डेवलप हैं और कौन सी कम डेवलप हैं। ब्रेन के उन्होंने ऐसे चित्र बनाए जिसमें उन्होंने प्रत्येक शक्ति का क्षेत्र अलग अलग शो किया। पर अब फैकल्टी साइकोलॉजी तथा फ्रेनोलॉजी दोनों का परित्याग कर दिया गया। 19वीं शताब्दी तक ये शब्द बुद्धि एवं बुद्धिजन्य मनुष्य की सोचने के लिए शक्ति के लिए प्रयुक्त होते थे एवं पशुओं को बुद्धिहीन तथा मूल प्रवृत्त्यात्मक माना जाता था। डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत ने इस विचार में काफ़ी क्रांति ला दी एवं इस तथ्य की ओर इन्होंने संकेत किया कि मनुष्य एवं पशु के व्यवहार में आधारभूत समानताएं होती हैं। इस प्रकार उन्होंने बताया कि पशुओं में भी बुद्धि होती है। सन 1900 में कैटल ने जर्मनी में लिपजिग जाकर वुंट की देखरेख में स्टडी की एवं अपने मानसिक परीक्षण बनाए। पर उसके अनुसार प्रतिक्रिया, कॉल, टेप करने की गति, स्मृति विस्तार भी बुद्धि के पक्ष थे, क्योंकि मानसिक परीक्षण इन्हीं तथ्यों का मापन करने के लिए थे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ह्यूगो मुनस्टरबर्ग तथा विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में जास्ट्रो ने भी इसी प्रकार के परीक्षण बनाए। सन 1900 में एबिंगहास ने लिखा है कि बुद्धि का अर्थ मिश्रण एवं संकलन करने की योग्यता है और यह भी वाक्य पूर्ति से इसका परीक्षण हो सकता है। उसने स्कूल के बालकों को ऐसे वाक्य दिए और ज्ञात किया कि होशियार बच्चे कमजोर बालकों की अपेक्षा अधिक वाक्य पूर्ति कर सकते थे। अगर हम बुद्धि की परीक्षाएं या डेफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंसी की बात करें तो विनय के अनुसार बुद्धि की मुख्य क्रियाएं हैं निर्णय लेना यानी कि डिसीजन मेकिंग, ठीक से किसी चीज़ को समझना यानी कि अंडरस्टैंड करना, ठीक से अपने लॉजिक लगाना या तर्क करना। विनय का विश्वास था कि बुद्धि अपने आप को अनेक क्रियाओं में व्यक्त करती है और कौन सी वस्तु कठिन है कौन सी नहीं है, इसमें बालकों में व्यक्तिगत विभेद होते हैं। उसने तर्क प्रस्तुत किया कि टेस्ट की रचना इस प्रकार से हो कि इंटेलिजेंसी सामर्थ्य जिस अर्थ में प्रयुक्त होती है उसका मापन हो सके, अर्थात टेस्ट की रचना इस प्रकार से हो कि पूर्व प्रशिक्षण एवं अनुभव पर निर्भर हो। स्पीयरमैन ने भी अपने अपने अनुसार परिभाषाएं दी। बुद्धि संबंधित चिंतन है और इसमें निम्न बातें होती हैं। अनुभव बोध यानी कि एप्रीहेंशन ऑफ एक्सपीरियंस, अर्थात किसी विद्वान वस्तु का गुण समझना। इंटेलिजेंसी इज द एबिलिटी टू कंबाइन एंड इंटीग्रेट, टू जज वेल, टू comprehend well and to reason. Intelligence is relational thinking well. एजुकेशन ऑफ रिलेशन, संबंध शिक्षण, अर्थात दो या अधिक वस्तुओं के उपस्थित होने उनका संबंध समझ लेना, सहसंबंध शिक्षण। एजुकेशन ऑफ कोरिलेट्स, अर्थात वस्तु और उससे संबंधित वस्तुओं के उपस्थित होने पर उसका सहसंबंध समझना। थॉर्नडाइक के अनुसार बौद्धिक योग्यता के अनेक कार्य हैं, जैसे अनुमान लगाना, तर्क योग्यता, साहचर्य, सीखना या अधिगम सीखना। उसने बुद्धि को 3 वर्गों में बांटने का सुझाव दिया था।
अमूर्त और शाब्दिक बुद्धि, जिसमें प्रतीकों का सिंबल्स का यूज होता था। व्यवहारिक बुद्धि, जिसमें वस्तुओं का हस्तकौशल आधारित था। तथा सामाजिक बुद्धि, जिसमें अन्य व्यक्तियों से सामाजिक स्थापित किया जाता था या इंटरेक्शन में सुगमता होती थी। उसने लिखा कि बुद्धि मन या चाहे तो मस्तिष्क व्यवहार का वह गुण है जिसमें अरस्तु, प्लेटो तथा अन्य व्यक्ति एथेनियन मुखों से अंतर रखते थे। यह समान आयु पर वकील, डॉक्टर, वैज्ञानिक हमारे मानसिक मूल्यों से भिन्न है। स्टर्न के अनुसार बुद्धि जीवन की नई समस्याओं और परिस्थितियों के प्रति सामान्य अभियोजनशीलता है। वर्ट के अनुसार बुद्धि जन्मजात सर्वतोमुखी मानसिक नवीन परिस्थितियों से अभियोजन की क्षमता होती है। कार्यकुशलता है, सापेक्षता है। टर्मन के अनुसार एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिशील है जिसमें उसकी अमूर्त चिंतन की क्षमता है। इंग्लैंड में सन 1921 में जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के संपादक ने एक संगोष्ठी का संगठन किया और इसमें भाग लेने के लिए 17 मनोवैज्ञानिकों को निमंत्रण दिया। इसमें से 14 ने जवाब दिया। इन्होंने जो परिभाषाएं प्रस्तुत की भी अनेक प्रकार की हैं। सीखने की क्षमता पर बकिंघम, डियरवोल्ड आदि ने जोर दिया। कॉल्विन, पिंटर, पैटरसन आदि ने यह जोर दिया कि बुद्धि का अर्थ अभियोजनशीलता से है। हैगर्टी, थर्स्टन एवं अन्य व्यक्तियों ने इस बात पर बल दिया कि बुद्धि अनेक तथ्यों का समन्वय है। बुद्धि की कुछ अन्य परिभाषाएं हम देखेंगे। फ्रीमैन के अनुसार बुद्धि वही है जिसका कि बुद्धि परीक्षण मापन करते हैं। रेक्स नाइट के अनुसार बुद्धि का अर्थ है संबंधित विचारों की खोज। रेविन के अनुसार ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में बुद्धि को 2 बातों से परिभाषित किया गया है, समझ एवं सूचना। अतः रेविन के अनुसार बुद्धि में ये दोनों तत्व महत्वपूर्ण हैं। लेट intellect be defined as that quality of mind, of brain or behavior if one prefers, in respect to which Aristotle, Plato and the like differed most from Athenian idiots of their days, or in respect to which lawyers, physicians, scientists and editors of reputed greatest ability at constant age differ most from idiots of that age in our asylums. Measurement of Intelligence in 1921 involved all-round mental efficiency, the power of readjustment to relatively novel situations. An individual is intelligent in the proportion as he is able to carry on abstract thinking. White Terman. Intelligence is that what intelligence test measure. Intelligence means discovery of relevant ideas. परिस्थिति में बुद्धिमत्ता पूर्वक कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को दोनों बातों की जरूरत होती है, आवश्यक सोचना तथा तुलना एवं तर्क करने की समझ। हाम के अनुसार बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्य में आवश्यक बातों की समझ और उनके प्रति उचित प्रक्रिया निहित है। जैसे किसी सामाजिक परिस्थिति, साक्षात्कार, टी पार्टी या किसी व्यवहारिक परिस्थिति, रेगिस्तान या जेल में बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो ठीक से परिस्थिति को समझ सके। स्टोडर्ड ने बुद्धि की बड़ी व्यापक परिभाषा दी है। उसके अनुसार बुद्धि उन कार्यों को करने की क्षमता होती है जिसमें कठिनाई, जटिलता, अमूर्तता, मितव्ययता, ध्येय से सामंजस्य, सामाजिक उपयोगिता एवं मौलिकता के गुणों का उपयोग होता है, जिसमें कार्य संपादन की एकाग्रता हो और संवेगात्मक प्रबलों का निरोध करना पड़े। कठिनाई, आयु के बढ़ने के साथ साथ बालक कठिनतर प्रश्नों को हल करने में समर्थ होने चाहिए। परीक्षण इस प्रकार का हो कि एक 7 वर्ष का बालक 17 वर्ष के बालक से अधिक प्रश्नों को हल ना कर सके। कार्य की जटिलता को उसके कठिनता की ओर बढ़ाया जा सकता है। जटिलता का अर्थ है कि कितने कार्यों को एक साथ सफलता से संपादित किया जा सकता है। कठिनता योग्यता के उच्च से उच्चतर स्तरों की ओर संकेत करती है, जबकि जटिलता के क्षेत्रों की जटिलता Intelligence activity consists of grasping of essentials and responding appropriately to them. A.W. Hume. Intelligence is the ability to undertake activities that are characterized by difficulty, complexity, abstractness, economy, adaptiveness to goal,
society value the emergence of originals and to maintain such activities under conditions that demand a concentration of energy and resistance to emotional forces. G.D. Stoddard. Intelligence is the aggregate or global capacity of an individual to act purposefully, to think rationally, and to deal effectively with his environment. बुद्धि द्विस्तरीय प्रक्रिया के रूप में इंटेलिजेंसी एज ए टू लेवल प्रोसेस प्रक्रियाओं के मिलाप के रूप में परिभाषित किया गया है। एक स्तर पर एसोसिएटिव बुद्धि, सहचरित बुद्धि और दूसरे पर अमूर्त बुद्धि होती है। जैनसेन 1968 ने बुद्धि को इसी दृष्टिकोण से परिभाषित किया है। सहचरित बुद्धि में वे परीक्षण सम्मिलित किए जा सकते हैं जो स्मृति और सरल वाचिक साहचर्य पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार के बुद्धि परीक्षणों में याचिक साहचर्य, कालिक श्रृंखलाओं की स्मृति, स्थानीय स्थिति यानी कि स्पेशियल पोजीशंस तथा उद्दीपक अनुक्रिय अधिगम जैसे कारक होते हैं। दूसरी ओर अमूर्त बुद्धि में प्रत्यय अधिगम, चिंतन, समस्या समाधान कौशल, बहुस्तरीय विभेदात्मकता, सिद्धांत अधिगम आदि कारक सन्निहित होते हैं। गेग ने 1965, फ्रीमैन 1962 अधिकांश बुद्धि परीक्षणों में सहचरित बुद्धि यानी कि एसोसिएटिव इंटेलिजेंसी और अमूर्त बुद्धि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंसी कारकों का मिला जुला रूप होता है। बुद्धि सार्वभौमिक क्षमता के रूप में इंटेलिजेंसी एज ए ग्लोबल कैपेसिटी बुद्धि को सार्वभौमिक क्षमता या अनेक बौद्धिक कौशलों के मिलाप के रूप में परिभाषित किया गया है। वेसलर और स्टोफोर्ड ने बुद्धि को इसी रूप में परिभाषित किया है। वेसलर के अनुसार बुद्धि व्यक्ति की वह सकल या सार्वभौमिक शक्ति है जो उसे ध्येययुक्त कार्य करने, तर्कयुक्त चिंतन करने एवं वातावरण के साथ प्रभावशील अभियोजन करने में सहायता करती है। इस परिभाषा का मुख्य और महत्वपूर्ण अंग यह है कि बुद्धि व्यक्ति के समग्र व्यवहार से परिलक्षित होती है और वह लक्ष्य उन्मुख होती है। यह किसी परिस्थिति में विशेष में व्यक्ति को निर्णय लेने में सहायक होती है। वेसलर ने बुद्धि में ड्राइव, इंटेंसिव के प्रत्यय को शामिल किया है जो कि उनके कथन टू एक्ट पर्पसफुली तथा टू डील इफेक्टिवली में परिलक्षित होते हैं, परंतु इस दृष्टिकोण की अनेक विद्वानों ने आलोचना की है। इन लोगों का मत है कि सौदेश्य क्रिया और प्रभावकारी रूप से उनसे निपटना व्यक्तित्व के बौद्धिक शील गुण हैं और यदि उन्हें मानसिक योग्यता के परीक्षणों में सम्मिलित किया गया तो उनसे भ्रामक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार स्टोर्ड ने बुद्धि को परिभाषित करते हुए बताया कि बुद्धि उन कार्यों को करने की क्षमता होती है जिनमें कठिनाई, जटिलता, अमूर्तता, मितव्ययता, धीमा, सामंजस्य, सामाजिक उपयोगिता, मौलिकता के गुणों का उपयोग हो। आज हमने बुद्धि के बारे में जाना। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।